हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप इस गलत फहमी में नहीं रहें कि दिसंबर में पेपर आएगा तब हम उस टाइम तैयारी करेंगे। मे बी अगर अगस्त में आ जाता है पेपर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ दिसंबर में हम पेपर देंगे। इसलिए आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यह कह रहा है आपका निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 1 से 30 तक के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पेडागोजी में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शंस कभी कभी सही होते हैं और आपको उसमें से बेस्ट चूज करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? मतलब जो लॉरेंस कोहलबर्ग के दिया हुआ कौन सा इसमें नैतिक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है परिसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधिता, जेंडर समरूपता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जेंडर पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? फर्स्ट कह रहा है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं के महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देते हैं? फर्स्ट कह रहे हैं जॉन बी वॉटसन, लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जहां आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान देंगे इस बात पे कि यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव को महत्व देता है। जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक लैंग्वेज की बात आ जाएगी ना तो आप सीधा लेवाइगोस्की आप टिक कर देंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा समय से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, वह यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पार ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, ढांचा, पार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पार, ढांचा, स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संरक्षण कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो आपको पता ही होगा इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये चारों ऑप्शन ना अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का दिया हुआ है। तो आप बताएं ऐसा कौन सा वर्ड्स है, मतलब जो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो स्कीमा है ये जीन पियाजे ने दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियां को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आपसे ना ऑब्जेक्टिव मतलब असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? फर्स्ट कह रहा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या ऐसा आपको लगता है ये जो आपकी बुद्धि होती है, आपकी जो इंटेलिजेंस होती है वो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। अगर यहाँ डेवलपमेंट की बात होती, यहाँ अगर ग्रोथ की बात होती तो उसे नापा जा सकता था, लेकिन आप डेवलपमेंट को ऐसे आसानी से नहीं नाप सकते हैं। तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। यहाँ बुद्धि को आसानी से कैसे नाप सकते हैं? उसको एसेस कर सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि एक ना तो एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है। आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बात बिल्कुल सही है। जो इंटेलिजेंस इज मल्टीपल डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़, मतलब जो बुद्धि होता है वो बहुआयामी होता है और तथा इसका जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे हैं रूही हमेशा समस्या के एकाधिक साधनों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही के किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अन्वय विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सृजनात्मक विचारक मतलब क्रिएटिव थिंकर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट कह रहा है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अपनी ऐसा भी नहीं करना। आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्यों कम करना है? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बात बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए,
सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित भी नहीं होना है तैयारने के लिए, तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी आपका गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण का धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समवयसी कक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवाद याद करने पर आधारित है, पर बलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, उनकी घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा। तो बताएं 17 का सही आंसर क्या होगा? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए। हमें दंडित नहीं करना है आप, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा, और हमें अनदेखा भी नहीं करना है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवाद याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो आप बताएं 20 का सही आंसर क्या होगा? कि जो इमोशन एंड जो आपका दिल और दिमाग है वो क्या है? कंप्लीटली सेपरेट है या इंडिपेंडेंट है या इंटरवोवन विथ है या नॉट रिलेटेड है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कि जो आपका संवेग और संज्ञान है ना वो आपका इंटर रिलेटेड है, अलग नहीं है। अगर आपका दिल काम कर रहा है तो आपका दिमाग भी काम करेगा, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है सही से तो आपका दिल भी काम नहीं करेगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कह रहे हैं संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं समरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है,
यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये जो होता है ना, विद्यार्थियों को अस्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की परिणाम जो है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होता है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कह रहा है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी मतलब पुरस्कार देने और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक दंड। आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। तो आप देखिए किस किस ऑप्शन में फर्स्ट मतलब किस किस ऑप्शन में फर्स्ट है। आपका ये नहीं होगा, आपका थर्ड भी नहीं होगा। बाकी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, इसलिए आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका सेकंड सही है और थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ में किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल क्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होते हैं। फर्स्ट कह रहा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। कह रहे किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कह रहे हैं विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास गर्भ से लेके कब्र तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है, पर जो ग्रोथ होता है वो एक सर्टेन टाइम तक आके रुक जाता है। सर्टेन टाइम पे विकास परिवर्तित होता है, बात तो सही है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल होता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इन इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बात तो सही है, दोनों का इसमें योगदान होता है। फोर्थ कह रहे विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल गलत है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करती है, लेकिन आपको यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। आपसे जो गलत पूछ रहा है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है।
लोगों के द्वारा माता पिता के प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? अब जो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण आप ये देख लीजिए, फैमिली, जिस ऑप्शन में फैमिली है वो आपका नहीं होगा क्योंकि ये प्राथमिक होता है, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है विद्यालय में मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो बताएं 30 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, स्कूल एंड मीडिया। तो हो गया आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।